प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शो का आगाज़ जो है गुड मॉर्निंग कराची का हो चुका है। आगाज़ में आपने बड़ा ख़ास इंटरव्यू सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब का देखा। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया। सुबह के वक्त उनसे जो है वो गुफ्तगू हुई और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है। और कोशिश हमारी यही है इस तरह मुख्तलिफ मेहमानों के साथ जाके थोड़ा सा जो है वो प्रोग्राम करें, कुछ हल्के फुल्के अंदाज में जो है कुछ सियासी मामला पर, दीगर मामला पर जो है गुफ्तगू करें। तो बहरहाल ये सिलसिला आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे देखने वाले ये चाहते हैं कि जनाब थोड़ा सा स्टूडियो से निकल के जो है वो काम किया जाए और इस तरह के लोगों को जो है वो सामने लेकर आए। तो बहरहाल जी कोशिश यही है, इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है ये, और इसमें बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और उनसे आज हमारी मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। सुबह का वक्त है, सियासी मामलात पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। देखने वाले चाहते हैं अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल आज ये सिलसिला भी जारी रहेगा। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मोहम्मद इफ्तिखार गज़ाली साहब हमारे मेहमान हैं। हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहते हैं, मुख्तलिफ औक़ात में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मौशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू उनसे रहती है। उनको खुशामदीद। इफ़ी भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। हम आपको प्यार से इफ़ी कहते हैं, लोग आपको गज़ाली कहते हैं। अब ये आप बताइए कि हम आपको इफ़ी कहें या गज़ाली? थैंक यू आपकी सो वेरी मच, मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। आपका तारुफ ये है कि जी बड़ी खुलकर बात करते हैं, साफ अंदाज में बात करते हैं और सुनने वाले उनकी बात को बगौर सुनते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी बात आजकल तवज्जो से सुनी जा रही है। तो ये आपकी शख्सियत का ख़ासा है। मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं उस्मान राजपूत साहब की, जो कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से उनका ताल्लुक़ भी है, सियासी वर्कर भी हैं, रहनुमा भी हैं। उनको हम खुश आमदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपका, आपने प्रोग्राम में हमें हुमायूं उस्मान वक्त दिया। जनाब गज़ाली भाई, अब ये फरमाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिसके ऊपर हम अक्सर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं मौसमी मामलात के हवाले से, मैं अपना ज़ाती मसला आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है ना, इस वक्त एक आम आदमी का भी मसला ही है कि वो उसके लिए एक जो है वो डबल हेडेड सॉर्ड जो है वो बन गई है कि पहले जी जनाब मैं उसके आपको पेट्रोल की प्राइसेस बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और उसके बाद जनाब फिर कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये इकोनॉमी आपकी जा किस तरफ रही है और अगर इस तरह के मसाइल रहे तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, ये ज़रा समझा दीजिए। देखिए, मैं इस पे गुजारिश करूँ, असल में सिर्फ यहाँ इस वक्त सूरत हाल जो सामने नज़र आ रही है उसमें पेट्रोलियम के प्राइसेस ही नहीं बल्कि बिजली के प्राइसेस के अंदर भी मैं जो है वही वो आपसे कह रहा हूँ, हर चीज़ बढ़ती हाँ चली जा रही इजाफा हो गया। अच्छा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कमोडिटीज़ को डायरेक्टली अटैक करती है। हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ से पेट्रोलियम है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो भी चीज़ होगी, वो कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाएगी और प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। प्लस आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, यस। जाहिर है कि जब फैक्ट्रीज चलेंगी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे तो वो जो है वो उसको कम्युनिटीज़ के अंदर प्लस कर देंगे। सबसे अहम तरीन चीज़ जो है ना सोचने की, वो ये है कि देखिए, एक शख्स है, उसकी माहाना आमदनी है 1 लाख रुपए, यस। उसके अखराजात हैं 80,000 रुपये। हर महीने वो 20,000 रुपये की सेविंग कर लेता है, प्रॉब्लम महसूस नहीं कर रहा। यस। थोड़े से अखराजात में इजाफा हो गया, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उसके अखराजात में 10,000 का इजाफा हो गया। यस। यानी वो जो 80,000 अखराजात थे वो 90,000 पे चले गए। उसकी सेविंग 20,000 जो थी वो अब 10,000 पर आ गई। जी। लेकिन एक शख्स है, उसकी माहाना आमदनी है 20,000 रुपये। वही। वो 20,000 रुपये माहाना कमाने वाला हर महीने जो है वो 19,000 के अखराजात करता है, ऐसा ही 1,000 बमुश्किल बचा पाता है। बहुत मुश्किल से। अब बिजली और गैस के इजाफे में और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद उसके अखराजात जो माहाना 19,000 थे, 1,000 की सेविंग थी, वो चले गए 24,000 पर। जी। तो उसकी आमदनी 20,000 है, अखराजात चले गए 24,000 पर। अब वो 4,000 रुपये अखराजात जो उसने पूरे करने हैं वो तो डेफिसिट। कर्ज में चला गया, ऐसा डेफिसिट ही में चला ऐसा गया। ही। तो ये जो बीच का आदमी है ना, लोअर मिडिल क्लास, हम तो अभी भी गरीब तबके की बात ही नहीं कर रहे जी। हैं, वो बिल्कुल पिस कर रह गया है। असल चीज़ ये है कि हमारे माहिरीन माशियात जो हैं वो थोड़ी सी पॉलिसीज़ बनाते वक्त इस तबके को देखें और उसके बाद जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को अगर वो मुरतब करें, तो मैं नहीं समझता कि हम जो है वो कुछ आगे की तरफ निकलने की सूरत हाल बनेगी। बसूरत दीगर जो है वो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल खासी गंभीर और परेशान कौन है, वो यकीनन सबके लिए परेशान कौन है। हुमायूं उस्मान साहब, मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ, बड़ी नाकिस मेरी अकल है, चीज़ें ज़रा देर से भी समझ में आती हैं। ये सियासी मामला जो मैं मुल्क में देखता हूँ या बाहर भी जो लोग बैठ कर ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जांचा जाता है कि आपने ठीक तरह से काम किया है या नहीं किया। अब यहाँ हो ये रहा है कि जनाब जो इंतखाबात बाई इलेक्शंस हो रहे हैं
उसमें एक जमात जो पेपर पे जो चीज़ आ रही है वो ये कि वो डिलीवर करने में नाकाम हुई और फिर उनके नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं, मैं आपसे ऐसी ही राय लेना चाहता हूँ। तो इसका मकसद क्या समझा जाए? क्या लोगों में शऊर नहीं है या वाक़तन ऐसा है कि जो उनके बारे में चीज़ पोर्ट्रे की जाती है, जो कुछ हक़ाइक़ हम बताते हैं वो झूठ पर मबनी होते हैं? क्या ये वजह है? ये सियासी कल्चर है किस तरह का? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर तो ये तब्दीली जिसकी हम बात करते हैं ये तो फिर मुमकिन नज़र नहीं आती। आपकी क्या इस पर राय? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भाई यहाँ जो बैठे हैं इनको मेरा सलाम, और यासिर भाई आपका शुक्रिया, आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया। मैं बड़ी मुझे एक बात याद आई जब आपने मुझसे ये बात की, टूटी फूटी है थोड़ी सी, शायद आप उसको करेक्ट कर दें। मैंने एक वाक़या पढ़ा था कहीं, एक बादशाह था, उसकी राया जो थी वो बड़ी पुरअमन तरीके से रह रही थी, और वो जो भी टैक्स नहीं लगाता था, कोई एहतजाज नहीं करता था, वो बड़ा परेशान था कि मेरी राया शोर की तरफ क्यों नहीं जाती, प्रोटेस्ट की तरफ क्यों नहीं जाती, एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाती। तो उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि पुल के उस पार जो सारे उसकी रियाया से जाते थे काम करने, उसने कहा उस पुल के उस पार जो भी जाएगा उसको आपने खड़े होकर वो 10 लितर मारने हैं। जी, लितर छितर यानी छितर मारने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से फिर सुबह से वो छितर मारने का काम शुरू हो गया। ठीक। तो जो भी पुल के उस पार जाता था उसको 10 छितर पड़ते थे। फिर भी किसी ने शोर नहीं किया, कोई बादशाह सलामत के महल नहीं पहुंचा। वज़ीर को उसने बुलवाया, बोला भाई किसी बंदे ने एतराज़ किया हो, शोर किया हो? उसने बोला किसी बंदे ने एतराज़ नहीं किया। उसने बोला 20 कर दो। वज़ीर ने अगले दिन से 20 कर दिए, फिर भी किसी ने एतराज़ नहीं किया। कुछ अर्सा गुजरा, उसने कहा 40 कर दो। 40 कर दिए। तो फिर एक बंदा भागता हुआ महल में पहुंचा, बादशाह सलामत कोई बंदा आपसे मिलने आया रहा है। मैं तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, ज़मीर जाग गया इनका, और मुझसे ये अब आकर शिकवा करेंगे कि आप ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। तो उसने आगे बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत, हमें 40 छितरों पे एतराज़ नहीं है, आपको जो छितर मारने वाला ना वो एक बंदा है, आप अल्लाह के वास्ते बंदे बढ़ा दें ताकि लाइन लंबी लगी होती है देर बड़ी लगती है। देर बड़ी लगती है। तो मसला ये कि कौम देखें बेईस हो चुकी है मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। इज्तिमाई तौर पर हमें वो देखें, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती की तरफ लोग जाते थे, तो आज शख्सियत परस्ती की तरफ जा रहे हैं। शख्सियत परस्ती भी बुत परस्ती जितना गुनाह है मैं समझता हूँ। तो लोगों को फैसला करना है, कोई कराची की बात नहीं है सिर्फ, कराची से कश्मीर तक अगर आप हालात देख लें तो पूरा मेरा जो सिंधी भाई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कराची सिंध की रीढ़ की हड्डी है, 95% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, पाकिस्तान को 70% जनरेट करके दे रहा है, लेकिन पूरे सिंध के अंदर ना लाड़काना में अस्पताल ठीक है, ना दादू के अंदर अस्पताल ठीक है, ना रोड ठीक है, ना स्कूल ठीक है। कोई एक खास तौर पे सिंध के साथ, बलूचिस्तान और सिंध के साथ कोई एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ से कोई गरीब आदमी का बच्चा पढ़कर डॉक्टर कदीर खाना बन सकता हो। तो कोई देखिए, जिस तरह भाई बात कर रहे थे, मुझे एक जगह थोड़ा सा एतराज़ था, भाई ने बिल्कुल ऑथेंटिक बात की है, लेकिन मेजोरिटी जो 20,000 रुपये जिन लोगों की तनख्वाह है ना बेचारों की, वो 20,000 रुपये में गुजारा नहीं कर पा रहे। वो क्या करते हैं बेचारे, उनका खर्चा 30,000 35,000 रुपये, क्योंकि 4 बच्चे हैं तो उसने प्राइवेट स्कूल में भेजने 10,000 रुपये खर्चा हो जाना। वो बेचारा कहीं से मांग तांग कर, भीख मांग कर, कभी अपने भाई से, कभी पड़ोसी से, कभी इधर से गुजारा कर रहा है, जैसे तैसे उसकी गाड़ी चला रहा है। आखिर में वो इतना बेहिस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जब कर्ज लेने वाले उसके घर पे पहुंच जाते हैं। फिर ये बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले आप देख रहे हो, लोग अक्सर लोग कराची में वाकयात आपके सामने खुदकुशियां कर रहे हैं, जब कर्जदार बेचारा उनके दरवाजे पे पहुंचता है, अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए सफ़ेद पोश लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। माएँ अपने 3-3 बच्चों के साथ उनको जहर देकर उनको गला घोट कर मार रही हैं शहर के अंदर। ये सब देखें, मुझसे सवाल होगा, हम सबसे सवाल होगा जो साहिब हैसियत है। मुल्क इस तरह इंतशार की तरफ जा रहा है। और आपने जो पेट्रोल की बात की, आपने जो दूसरी चीज़ों की बात की, भाई आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि IMF ने टेक ओवर कर लिया आपका के इलेक्ट्रिक को और सुई गैस को। IMF ने कहा है कि आप हमारा जो इंटरेस्ट है वो पेड नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान को कहा है। तो उनसे ये भी जो 50 करोड़ की ग्रांट उन्होंने इशू की है, इस शर्त पे की है कि अगले जो नरखे के इलेक्ट्रिक के और वावडा के जो भी पाकिस्तान के अंदर बिजली के नरखे आएंगे वो IMF अप्रूव करके निकालेगा। सुई गैस के जो भी नरखे आएंगे वो IMF अप्रूव करके निकालेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, 15 से 20 दिन महीने बाद इतनी बुरी तरह ये रेट बढ़ेंगे बिजली के भी और आपके सुई गैस के भी, कि एक आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और आज से 200 साल पीछे जिंदगी गुजारना बेहतर समझेगा कि लाइटें बंद कर दो और वो अंधेरे के अंदर लालटेन वाला दो। तो खान साहब तो ऐसी तब्दीली ला रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि लालटेन वाले दौर में हमें लेके जा रही है वापसी। तो सोचना चाहिए, इस वक्त फिक्र करनी चाहिए, फिक्र वाला टाइम है। अगर इनकलाब देखिए, इन्हीं टाइमों पर आता है इनकलाब। अगर लोगों का ज़मीर नहीं जागा, आप भी शख्सियत परस्ती, बिरयानी की
पैम्फलेटों के पीछे लगे रहे, वही झूठे नारों के पीछे लगे रहे। भाई भुट्टो साहब बिल्कुल लीडर थे, मैं कहता हूँ बेनजीर मोहतरमा बिल्कुल लीडर थी, लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी में बैठे हैं ये डाकू हैं, बदकिस्मती से ये डाकू हैं, ये लूट रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। यार आप देखें ना, लांचों से पैसे मिल रहे हैं, बेसमेंटों से पैसे निकल रहे हैं। फिर आपके सीएम जो मुराद अली शाह साहब हैं, उनका अपना सेक्रेटरी एक वो जो वहाँ 7 से है वो पकड़ा गया था, 40 लाख वो कह रहा था 40 लाख गंदम की बोरियां चूहे खा गए। उसके बाद नैब ने उससे 21 अरब रुपए की रिकवरी की है, 11 या 21 अरब रुपए की। उसके बाद वो दोबारा बहाल होकर लग जाता है। यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगा रही, सबको नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। तो मेरी तो अपील है, जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, स्टैब्लिशमेंट की मैं बात करूंगा, उनको अब गौर फिक्र करना चाहिए। अगर कराची इस तरह बर्बाद करेंगे चोर डाकुओं और ये मैं समझता हूँ कि करप्ट लोगों के हाथ में देकर मेरी आम नस्ल को, मेरे लोगों को बर्बाद करेंगे, तो ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान के लोगों के पास ऑप्शन कितने रह गए ये तो बताएं जरा। ये सारी बात जब हम सोचते हैं तो ये भी ख्याल आता है कि हमारे पास अब लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जब इतने महदूद ऑप्शंस होंगे तो लोग ना चाहते हुए भी उन्हीं लोगों को मुंतखब करेंगे जो उनके आमने सामने रहते हैं, नज़रों के सामने रहते हैं। शायद अब इसी बुनियाद के ऊपर वोट पड़ जाता है कि ये हमारे घर के करीब रहता है तो उसको वोट दे दिया जाए। तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि जहाँ देखिए तब्दीली की लोगों ने उम्मीद लगाई, वहाँ पे क्या हुआ 2.5 साल के अंदर? लोग कानों को अपने हाथ लगा रहे हैं कि जिनके ऊपर इतने हमने ख्वाब जिन्होंने दिखाए थे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, जब उनसे डिलीवर नहीं हो सका तो फिर उन लोगों में क्या खराबी थी जो इससे पहले रूल करके गए? इसका भी तो जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ यासिर भाई कि अब लोगों को अपने अंदर से किरदार वाली लीडरशिप निकालनी पड़ेगी। हर बंदे को अपने इलाके के अंदर से, चाहे देखिए फैसला करना होगा ना, फैसला इसी तरह होता है कि आप या तो बदकिरदार के पीछे खड़े हो जाएं, शराबी जानी के पीछे खड़े हो जाएं माजरत के साथ, या फिर आपको अपने अंदर से लीडरशिप क्रिएट करनी होगी। ये इबादत है, सियासत इबादत है आपका। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप सियासत में दीन को ले आते हैं। भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपने नाम रखा है, दीन के नाम पे पाकिस्तान बनाया। हिंदुस्तान में भी हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, नमाज वहाँ पे गोरा में पढ़ने देता था, हज हमें गोरा करने देता था, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नाम पर नारा लगाकर ये मुल्क बनाया हमने। तो ये मुल्क बनाने का मकसद ही जो था ना, वो उम्मत को जोड़ने का था। तो आज उम्मत को तकसीम करके लोग बैठे हैं। कोई पठान के नाम पे सियासत कर रहा है, कोई महाजिर के नाम पे कर रहा है, कोई सिंधी के नाम पे कर रहा है, कोई बलोच के नाम पे कर रहा है। तो अल्लाह का रहम नहीं आ रहा। सबसे पहले तो लोगों को वो दिलों से जो इंतशार है, वो नफरतें ख़त्म करनी होगी, नबी की उम्मत बनकर अल्लाह से मदद मांगनी होगी। ठीक हो जाएगा, अपने अंदर से फैसला करें। हम तो जा रहे हैं ग्राउंड में, PSP इस वक्त जहाँ तक अल्लाह ताला में इस्तात दे रहा है हम पहुँच रहे हैं। तो उनमें से हम ये नहीं कहते कि हमें मुसल्लत करवा लो, फिर कोई सोने का नवाला लेके पैदा होने वाला अपने सर पे मुसल्लत करवा लो। अपने अंदर से किरदार वाली लीडरशिप निकालो, अपने अंदर से वो लोग निकालो जो 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकना जानते हैं, जो अल्लाह को राजी करना जानते हो। जब तक आप ऐसे लोगों को नहीं निकालेंगे अपने अंदर से, तो ये बद किरदार, ये डाकू, ये चोर, मैं ज़्यादा रूट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता, दिल तो जलता है। तो देखिए जिस वक्त मेरी कौम का हाल है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5-5 साल के बच्चों को माएँ वो इस वक्त मार रही है, तो ये अजाब है ना मेरे पे, आजमाइश है। अगर मुसलमान सिर्फ ये दीन तो नहीं है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ लूँ, रोज़ा रख लूँ, ज़कात दे दूँ, हज कर लूँ, ये दीन का एक हिस्सा है। 95% दीन जो मेरा है वो हकूकुल बात का है, तो हकूकुल बात पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। जी गजाली भाई, ये फरमाइए कि अब ये जैसे अभी बात हो रही है यहाँ पर, और हुमायूं साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि किरदार को देखना होगा, जांचने की ज़रूरत है। लेकिन फिर एक बात दिमाग में आती है कि ये सब तो शऊर और आगही से तमाम चीज़ें मुमकिन होती हैं ना। जहाँ पर एक बिरयानी की प्लेट से ज़मीर भी ख़रीद लें, वोट भी ख़रीद लें, जिस शख्स को ये ना पता हो कि उसकी अहमियत क्या है उस वोट की, शऊर ना होने की वजह से, आगही ना होने की वजह से, तो फिर तो कुछ भी मुमकिन है। और दूसरी बात ये कि ये जो निज़ाम राइज है ना, ये बड़ा मुश्किल थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डिबेट बड़ी इसमें फिर वो पेचीदा हो जाती है कि जो राइज निज़ाम है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशरी ये लोग हैं। यानी कि अगर इनको गुमराह और शऊर ना पहुंचाया जाए तो उसका जो फ़ायदा वो इन लोगों को पहुंचेगा। सिस्टम के डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं और सारे हैं, सब के सब हैं। तो फिर कैसे सिस्टम चेंज होगा? कभी कभार ये ख्याल आता है ये तो बड़ा नामुमकिन सा नज़र आता है। आपकी इस पर क्या राय है, फरमाइए। नहीं देखिए यासिर भाई, मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूं। सिलसिला इस तरह का है कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा आपके मुल्क का तालीमी इदारों में नहीं जाता। 2.5 करोड़ 2.5 हो गया। ये कोरोना के बाद सूरत हाल और हम तब्दील हो गई है। मिनिमाइज कर लेते हैं ना, चले 2.5 करोड़ कर लेते हैं। 2.5 करोड़ बच्चा जो है आपका वो स्कूल में नहीं जा रहा। ठीक है, हमारे यहाँ जो सरकारी एक लिमिट है स्कूल में दाखिले की, वो है 5 साल। ठीक है, यानी इस वक्त जो है वो आपके मुल्क में 5 साल और उससे ज़ायद उम्र के 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं कि जो तालीमी इदारों में सिरे से जा ही नहीं रहे। ठीक है, आप आफ्टर 15 ईयर ज़रा अंदाज़ा लगाइए
कि 15 साल के बाद 2.5 करोड़ 20 साल के ऐसे नौजवान आपके मुल्क में मौजूद होंगे कि जिन्होंने कभी किसी तालीमी इदारे की शक्ल नहीं देखी होगी। ऐसा ही 2.5 करोड़ अफराद। जी। अब 2.5 करोड़ अफराद जिस मुल्क में ऐसे मौजूद हों तो आप उस मुल्क की आवाम से शऊर और आगाही की क्या तवक्को करेंगे? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है भाई, वो सरदारी, जागीरदाराना, ज़मींदाराना, वडेरे, खान्स, इनमें हम तकसीम हुए हैं। सही। शहर के अंदर बैठकर सियासी हवाले से बातचीत करना बड़ा आसान है, लेकिन आप कभी जाए ना जो है वो डेरा अला यार की तहसील गंदाखा में बलूचिस्तान में, या कभी आप जाए ना टंडो बागो या जो है वो रहीम यार खान के किसी इलाके में जो है वो, या पंजाब के इलाके जुम्मन शाह की जो है ना वो गलियों में, तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो अपने मकामी सख्त तरीन हालात में जिस तरह जकड़े में, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उससे हट के किसी को वोट कर सकें या सपोर्ट कर सकें। असल चीज़ जो है वो ये है कि हमने आगाही फराम करनी है। जब तक हमारा मीडिया ख़ास तौर पर और हमारे इदारे इस हवाले से तवज्जो नहीं देंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप यहाँ सियासत की बात करें, देखिए हम यहाँ मिसालें देते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की, ठीक है ना। हम कभी इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, कभी अमेरिका की मिसाल देते हैं, कभी हम यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल देते हैं, कभी हमने वहाँ पर जो है उनके सियासी निज़ाम की मिसालें देते रहते हैं, कभी वहाँ के तालीमी निज़ाम की मिसालें नहीं देते, ठीक है ना जी। वहाँ का तालीमी निज़ाम किस तरह का है, जिस तरह का तालीमी निज़ाम है उस तरह की कौम और उस तरह की आवाम और उस तरह की नेशन वहाँ क्रिएट हो रही है, सिस्टम बने हुए हैं। इस वक्त सेनेट के इलेक्शन है, आपका वजीर आज़म पाकिस्तान से लेकर और एक निहायत छोटी पार्टी का जो सरबरा है वो भी ये कह रहा है कि जनाब वोटों की मंडी लगी हुई है। ऐसा ही, ठीक है ना यार। ये कैसी बात है कि आपकी हाई लेवल की अथॉरिटीज जो है वो खुल्लम खुल्ला अवाम में ये कहेंगे जी वोटों की मंडी लगी हुई है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत लोगों ने वोट डालना है, लोग जाएंगे वोट डालेंगे और वोट डाल के आ जाएंगे, लेकिन आपको उस वोटिंग के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा कि जनाब हमें बताइए। यानी वो लोग, वो इदारे जो जिन्होंने आपके मुल्क की कानून साजी करनी है, जिन्होंने मुल्क को चलाने के लिए कवानीन बनाने हैं, उनके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि जनाब ज़रा हमें बताइए हम क्या क्राइटेरिया अंदाज़ा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुमायूं, ये फरमाइए, पाकिस्तान में जिस किसी ने भी स्टेटस को चैलेंज करने की कोशिश की है उसको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, उसको अगर बताना शुरू करें तो शायद काफ़ी वक्त गुजर जाए। ये जो स्टेटस को एक बन गया है ना कि जिसमें वडेरा सिस्टम, जागीरदार सिस्टम, फिर कास्ट सिस्टम और फलाना सिस्टम, और इसके तहत जो वोट पड़ेंगे और लोग मुंतखब होते रहेंगे, ये अभी तक तो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है इसको तोड़ना। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर जैसे बात हुई है कि शऊर की कमी है, तो उसकी तरफ दूसरी तरफ ये एक कंपल्जन्स है कि अगर कोई ज़मींदार जिसके पास कोई शख्स काम करता है वो पाबंद है कि उसको वोट दे, उसका शनाख्ती कार्ड भी लिया जाएगा, उससे वोट भी लिया जाएगा, वो सारा प्रोसेस आप जानते हैं, पाकिस्तान की आवाम सारी जानती है। ऐसे सिस्टम को चैलेंज कौन करे? क्या आपके ख्याल में आपका जिस पार्टी से ताल्लुक़ है, पाक ज़मीन पार्टी, वो स्टेटस को चैलेंज करने वाली है या चैलेंज करेगी? फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो बिल्कुल इस शहर के अंदर जो फ़िरौनियत अरूज पे थी उसको चैलेंज किया और उसके ख़िलाफ़, उससे बड़ी मेरा ख्याल है कि जुल्म, देखिए आपके सामने उसके ख़िलाफ़ छोटी सी बात करने की सज़ा भी बोरी बनती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको आवाज़ लगाई, उसको ललकारा, और आज आपके सामने गली गली और मोहल्ले मोहल्ले बैठी हुई है। जिस तरह भाई ने बलूचिस्तान की बात की, बल्कि बलूचिस्तान के हमने उन इलाकों में पाकिस्तान के फ़्लैग उठाए हैं और हमारे कैंडिडेटों ने कैंपेनें चलाई हैं जहाँ पर कभी पाकिस्तान का फ़्लैग नहीं उठा था। आज से पहले BLA और रॉ का जो तसल्सल हमने न सिर्फ कराची में ख़त्म किया बल्कि बलूचिस्तान में भी ख़त्म किया। देखिए मैं समझता हूँ थोड़ी सी ईमान की कमज़ोरी की बात है। जब फ़िरौन से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है यहाँ के फ़िरौन, नमरूद से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है। देखिए मैं समझता हूँ दुनियावादी तालीम बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन तालीम जो कुरान की सूरत में हमें दी हुई है। बेसिकली हम कुरान से दूर हो गए। अगर हम कुरान पर बिलीवर हो जाएँ, कुरान पर हमारा ईमान हो जाए और कुरान को समझने लगें। कुरान बेसिकली हमने तो अलमारियों में मखमल के कपड़ों में सजा कर रख दिया कि सर बेटी के सर पे रुखसत करने के लिए उसको रुखसती के लिए रख दिया। अगर कुरान की आयतों पे अल्लाह पे देखें, मेरा तो ईमान है एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं गिरता, तो मैं कैसे डरूंगा? आप मुझे जिस तरह कह रहे हैं मैं खुलकर बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि मुझे पता है कि मेरी
मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, मेरा रिस्क अल्लाह के हाथ में, मेरी सांसें अल्लाह के हाथ में। आज ऑक्सीजन की कीमत उनको पता लग रही है ना, कोरोना में आप देख रहे हैं लाखों रुपए के बिल मेरा अल्लाह तो मुझे फ्री में दे रहा है। मेरा अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा मुझे मारना या मुझे ये मेरी सांसें छीनना नहीं छीनी जाएगी। बेसिकली अल्लाह की तरफ लौटना होगा। देखिए मैंने वही बात की थी कि वो एज अ उम्मती हमने उम्मत को बांटा है तो अल्लाह की खैर नहीं आ रही, अल्लाह का रहम नहीं आ रहा। अल्लाह को बड़ा मानकर खड़े हो जाए। ये छोटे मोटे फिरौन है, ये अल्ताफ हुसैन से बड़े फिरौन तो नहीं है ये जो बड़े रहे, गिरा देंगे अल्लाह के हुक्म से। हम आपकी दुआएं रही, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते सिवाय अल्लाह के। बेशक होना भी यही चाहिए और यही वो आप समझ लें कि स्टेटस को जो अभी चैलेंज करने वाली बात थी, अगर नज़रिया ये होगा और ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डिलीवर करने का, क्योंकि हमारे यहाँ बात तो सब करते हैं डिलीवर करने की, शायद अगर कोशिश भी की तो बीच में आई बहुत सारी रुकावटें, लेकिन इनको दूर कैसे किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी माहौल के हवाले से, तब्दीली के हवाले से बात कर रहे थे। कभी कभार ये सवाल जहन में आता है कि सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकेगा। तो ये तमाम चीज़ें, इसके ऊपर अभी तक गुफ्तगू हुई है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हल्के फुल्के अंदाज में हम बात कर रहे थे। ख़बरों के हवाले से भी कुछ बात कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो स्टेटस को का सिस्टम है, उसमें ये थाना कचहरी, सियासतदानों का आना जाना, पोस्टिंग, तकर्रियाँ, मनपसंद लोगों को लाना, इसकी गिरफ्तारी, उधर हस्पताल पहुंच जाता है वो शख्स। वो कुछ देर पहले अभी ख़बर हम देख रहे थे कि अलीम आदिल शेख जो है वो हस्पताल मुंतकिल कर दी गया। तो ये सियासी कल्चर है जी, लोग चाहते हैं सियासी कल्चर तब्दील हो, कैसे मुमकिन होगा, कैसे बाहर आएंगे, ये तो बताएं। अब तो सांप भी निकल रहे हैं कमरों में से। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर आसिम साहब के हस्पताल पर हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने छापा मारा था। जी जी। और कुछ बोतलें बरामद की थी काले पानी की। उसके बाद वो बोतलें कुछ अरसे बाद जैतून का तेल बन गई। इसी तरह इस्लामाबाद में एक मौजूदा पीटीआई के मिनिस्टर हैं, उनके धरने से भी निकली थी। तो बदकिस्मती है ना, जहाँ फिर कानून का दौरा म्यार हो कि 5 रुपए वाली दबरोटी चोरी करने वाले बच्चे को तो 5 साल के लिए आप जेल में डाल देते हैं और उसके लिए कोई इस तरह के अस्पताल ना हो। तो ये तो हर इस वक्त बड़े आदमी के लिए तो ये तफरीक है ना कि अस्पताल पहुंच जाता है, वहाँ टीवी भी मिल जाता है, 3-4 खिदमत गुजार भी मिल जाते हैं, खाना भी घर से आ रहा होता है, कचहरी भी लग रही होती है, सोफ़े भी हैं, सारे मिलने जुलने आ रहे होते हैं। तो बदकिस्मती से कानून तो इस मुल्क में, देखिए मैं समझता हूँ कि यासिर भाई कि आप कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आप जुल्म की तरफ जा रहे हैं, आप जुल्म की तरफ जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला देखें हर चीज़ की ढील है ना, छूट है, लेकिन अल्लाह की मार बड़ी सख्त है। और खुदा की कसम अगर पूरी कौम, देखिए आप भाई बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ब्रेक में, इनकलाब की बात कर रहे थे, तो इनकलाब की तरफ कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा अल्लाह की मदद के लिए। अगर ये कौम इकट्ठी नहीं होगी तो फिर अजाब आएगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले। लेकिन जिस कदर जुल्म और ज़्यादती एक बढ़ गई है, मैं आपने भाई ने बात की कि आपका तो 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो 20 साल बाद जाहिल पैदा होगा, तो 70 लाख तो सिर्फ सिंध में है। तो भाई मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट पता है ना कि वो जो 2.5 करोड़ बच्चा है वो पापी पेट है, उसकी आँख के लिए वो इस्तेमाल होगा, वो रॉ के इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल होगा, वो किसी को लूटने डकैती मारने के लिए इस्तेमाल होगा, पापी पेट पालने के लिए, वो किसी के माँ के लाल को लगते जिगर को गोली मारने के लिए इस्तेमाल होगा। और खुदा न खास्ता वो उस असना में खुद मारा जाएगा तो उस फैमिली में, उसके घर में लाश जाएगी, वो फैमिली पूरी बर्बाद हो जाएगी। फिर आप ये देखें कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो बदकिस्मती से बड़ा ये सेंसर पता नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन हकीकत पर मबनी बात है। उसकी माँ बहन बेटी, मेरी माँ बहन बेटी है ना, वो अपनी इज्जतें आबदों में एक सिपाही से लुटाती हुई जाती हैं। और फिर वो जो हमारा निज़ाम है, अब उस पर मैं बात करूंगा तो गलत हो जाएगा, वो तराजू उसका बैलेंस नहीं है, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखने वाले भी हमारे जो
जो प्रोग्राम के फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी अपना पार्ट लेते हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रोग्राम में बात करें। तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं याहिया साहब, वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू याहिया फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम याहिया, हम गुड, आप बताएं ठीक हैं? पहले तो मैं बहुत अच्छा आपने सुबह हसीब साहब से इंटरव्यू लिया, मुझे बड़ा पसंद आया इंटरव्यू। और पहले दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत सलाम हो। यासिर भाई, आप तो और हम तो थक गए हैं ये कराची के मौजूद में बात करते हुए। यकीन करें बाज़ औक़ात तो मैं सोचता हूँ कि यार वही बातें मैं रिपीट करूंगा, लेकिन देखिए सवाल पता है क्या है। देखिए मैं सेंट्रल के इलाके में रहता हूँ और मेरा गुजर बसर हर जगह ही होता है। यकीन करें कि जो बेसिक है ना, बेसिक क्या है, आपके पास आपका सीवरेज है, आपका रोड है, आपकी पानी है, कोई भी नहीं। अब आप कहते हैं कराची के वारिस कौन है? कराची से फायदा उठाने वाले सब हो, लेकिन इसका वारिस कोई नहीं बनने के लिए तैयार है। अगर हम पीपल्स पार्टी से बात करते हैं तो भाई वो कहता है आपने तो हमें वोट ही नहीं दिए। अगर हम पीटीआई से बात करते हैं तो फेडरल की बात आ जाती है कि, और पीपल्स पार्टी से बात करते हैं तो वो कहता है कि आपने तो कराची में हमें वोट नहीं दिए। हमारे इख्तियार तो सबका ही है, यकीन करें, क्योंकि उसमें इख्तियार में सब भी हिस्सेदार है। अब सवाल ये है कि जो ये पोजीशन कराची की हो रही है, देखिए मैं आपको एक तरफ एक शहर आबाद हो रहा है, वो इतना बड़ा पैमाने पे आबाद हो रहा है कि लोग वहां से, क्योंकि ये इतने इलाके ऐसे, मैं नॉर्थ कर्नाटक का बहुत पुराना रहने वाला हूँ, यकीन करें जी जी। जो यहाँ ये हशर हो चुका है, यहाँ से लोग जिनके पास कैपेसिटी है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं, और वो लोग जो बेचारे कहीं और जा रहे हैं, मजबूरन जाने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि सारे जो रोड है हमारे, आप एस ब्लॉक से टी ब्लॉक से, पर जितना जाएंगे आप ऐसी रोडें टूटी हुई, यासिर भाई खुदाई करता हूँ, ऐसा लगता है मंजूजाड़ों में आ गए, शायद मंजूजाड़ों भी इससे अच्छा। अब मेरा जो सवाल इन दोनों से है ना, जो मुख्तसर बात करते हुए कहूंगा, देखिए भाई मसला ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि हम किसके पास, हम किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें? हम इसको यहाँ से टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स है, रोड टैक्स पे इनकम, मैं तो गाड़ियों का मतलब गाड़ियों के टैक्स पे, रोड टैक्स पे, इनकम टैक्स पे, हर चीज दी जा रही है। सीवरेज वाटर, मैं खुद भी कल मैं ये नहीं कह सकता, मैं सीवरेज और वाटर बोर्ड का कल भर के आऊं, मुझे पानी टैंकरों से मंगाना पड़ रहा है। तो भाई हम जो चीजें दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हमारी दाद रसीद करने वाला कौन होगा? कुछ आप लोग हमारा भी तो ख्याल करें ना सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू याहिया। बात आपने सुनी है, यही आवाज़ है, यही हमारी भी आवाज़ है, कैमरे के उस तरफ जो बैठे हुए लोग उनकी भी यही आवाज़ है, वो भी ये तकाजा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो ये पूछते हैं कि कोई अकाउंट फॉर है, कोई ऐसा है जिससे जाकर बात की जाए। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले आपको याद होगा वो बल्दियाती मसाइल के हवाले से मेयर साहब एक होते थे, उनसे बात करते थे तो कोई जवाब नहीं होता था, जाते जाते वो एक फर्रा जो वो लहरा गए कि मेरे पास तो इख्तियार कोई नहीं था। ये तो यहाँ पे सूरत हाल है। अब फरमाइए कि लोग फिर किससे उम्मीद लगाएं? कोई बाहर से आके ऑर्गेनाइज करेगा आपको? यासिर भाई देखिए, ये जो आपने कहा ना बाहर से आके ऑर्गेनाइज करेगा, तो ये तजर्बा भी कर लिया हमने जी। हमने कचरा उठाने का इंतजाम चाइना को और तुर्की को दे दिया, ठीक है ना। हमने ये तजर्बा भी करके देख लिया बाहर से उठाने का। असल में इस जो भाई हमारे जो कॉलर हैं आपके याहिया भाई, उन्होंने जो सवालात उठाए ना, ये वो चीज़ें हैं जो अवामी मसाइल हैं जी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी को इन मसाइल से सामना करना पड़ता है कि जब वो अपने घर से सुबह के वक्त निकलता है अपनी नौकरी पर, ड्यूटी पर जाने के लिए, या अपने किसी दुकान कारोबार पर जाने के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी, तो उसके घर वाले उसको रोक कर कहते हैं कि साहब पानी नहीं है घर में जी, ऐसे ही, ठीक है ना। वो अपने घर से नीचे उतर कर आता है तो उसको नजर आता है कि सड़क पर चलने की जगह नहीं है क्योंकि पूरी गटर लाइन बह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो जा नहीं पाता क्योंकि मस्जिद के चारों तरफ में जो है वो सीवरेज का पानी फैला हुआ है। ऐसा ही। ये वो बुनियादी मसाइल हैं। वो शख्स अपनी स्कूटर पर, अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर निकलता है तो पूरे रास्ते में उसको इतने धचके लगते हैं कि वो जो है उसकी हालत बुरी हो जाती है सड़क की सूरत हाल से, ठीक है ना। मैं अपने घर से निकलता हूँ और अपने घर से निकलकर ये प्लान करके जाता हूँ कि मेरे घर से जो है वो फला मकाम का फासला 20 से 25 मिनट का है, लेकिन जब मैं सड़क पे पहुँचता हूँ तो पता चलता है कि सड़क तो खुद ही पड़ी है, ऐसे ही, और पूरा का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है। ये वो बुनियादी मसाइल हैं। असल बात ये है कि इन बुनियादी मसाइल का हल क्या है। देखिए, आपके पास इदारे मौजूद हैं, ठीक है ना। आपके पास एक इदारा है, हम कराची की अगर बात करें, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। आपके पास बल्दियाती इदारे मौजूद हैं जिनका काम स्ट्रीट लाइटें और सड़कों की देखभाल करना है, ठीक है ना। आपके पास हॉस्पिटल मौजूद हैं जिनका काम लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात प्रोवाइड करना है। लेकिन नतीजा क्या निकला है इस वक्त कि वो इदारे ये काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने उनमें सियासी भर्तियां कर रखी हैं, सियासी बुनियादों पर वहाँ डायरेक्टरान बैठे हैं, सियासी बुनियादों पर वहाँ सियासी वर्कर्स बैठे हैं जिनकी हमदर्दियाँ, जिनकी तमाम के तमाम मोहब्बतें, जिनकी तमाम के तमाम मफादात जो है वो अपनी पॉलिटिकल एलिट के साथ वाबस्ता हैं। वो उनके इशारों पर चलते हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं। उनकी दिलचस्पी इस चीज़ से नहीं है कि कहाँ पर सड़क टूटी हुई है वहाँ सड़क बनानी है, बल्कि उनकी दिलचस्पी ये है कि किस जगह से मेरी सियासी लीडर की गाड़ी को गुजरना है वहाँ की सड़क
खराब ना हो। Exactly. ठीक है ना, किस जगह पर जो है वो मेरे सियासी एलिट्स और मेरे पार्टी के रहनुमा रहते हैं वहाँ की सीवरेज लाइन ख़राब ना हो, बाकी पूरे कराची की हालत किसी तरह भी बुरी रहे। असल चीज़ ये है कि इदारों को मजबूत बनाया जाए जी। और इस पर जो है वो हमारी, मैं ये कहता हूँ कि हमारी मुकन्निना को काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ सो मोटो एक्शन लेती है, कराची के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत कर रही है और हर 2 महीने 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच यहाँ कराची आता है वो आके मुख्तलिफ सवालात उठाता है, मुख्तलिफ इदारों के जो है वो सरबराहान को बुलाता है, उनको डांट टपट करता है, कुछ पनिशमेंट उससे करता फर्क है क्या और उसके बाद चला जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल कोई तो ये नतीजा पैदा नहीं होता है ना, निकलता। मैं असल भाइयों से चीज़ पूछता यही है कि इदारों को मजबूत बनाने की 2 दर्जन अथॉरिटीज़ हैं, जवाब दीजिए। मैं यहिया भाई की जो बात की है उन्होंने उसका जवाब देना चाहूँगा, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, मेरे भाई हैं। देखें यहिया भाई, आपने बात की पीपल्स पार्टी की कि वो कहते हैं जी हमें तो कराची ने वोट नहीं दिया, तो पीपल्स पार्टी तो लियारी तो वोट देता रहा ना, लियारी पेरिस बन गया, लाड़काना, आप लाड़काना यकीन वोट करें देता है। लाड़काना मोंजो दड़ों से बुरे हालात हैं वहाँ पे सिंध पे, आप चले जाएं बहुत बुरी कंडीशन है पूरे सिंध की, पूरे सिंध के अंदर इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं तो कराची, जिस तरह कराची की सड़कें बर्बाद हैं, जिस तरह कराची का सेवरेज का निज़ाम बर्बाद है, उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया भाई। बिल्कुल ऐसे और बदकिस्मती से जाइए भाई, आप सेंट्रल से आपका ताल्लुक है, आप मुझे देखेंगे कि हुमायूं भाई अगर कहीं बैठे हुए प्रोग्राम में और गलत बात कर रहे हैं और मुझ पर तनकीद करेंगे और कहेंगे सुबह सब अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं होगा या भाई, नहीं होगा। अच्छा, आपको अपना किरदार प्ले करना होगा। आप, मैं मानता हूँ कि सियासत इस वक्त वो एक गाली बन चुकी है, Yes, जिस तरह सेनेट के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बिकाऊ माल है, वो बकरा पीढ़ी वाले जो रेट लग रहे हैं, तो गाली बन चुकी है। लेकिन अच्छे लोगों को घर पे बैठकर तनकीद नहीं करनी होगी, इस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, इस गंदे पानी में उतरना होगा। इस गंदे पानी में जब आप उतरेंगे, अपने पौंचे गंदे करेंगे, अपने जूते गंदे करेंगे, तो शायद आप और आप जैसे कई अच्छे लोग जब इस गंदे पानी के अंदर उतर जाएंगे तो इस गंदे पानी को साफ कर लेंगे। तो खुदा के वास्ते घरों पर बैठकर अगर तनकीद करेंगे तो फिर पूरी नेशन तबाह हो जाएगी, पूरी कौम तबाह हो जाएगी। मेरे उन लोगों से जो इस वक्त लोग सिर्फ सुनते हैं टीवी टॉक शो को और सियासतदानों को बुरा भला कह के सो जाते हैं कि सुबह सब अच्छा हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको देखिए, कोई फसल का आप बीज बोएंगे नहीं, आप, मैं कहूँ कि जी मैं 6 महीने तक किताबें पढ़ता रहूँ कि एक गन्ने की काश्त कैसे होती है और वहाँ पे उसका बीज डालो ही नहीं, पानी डालो नहीं, और 6 महीने बाद कहूँ मैंने तो बड़ी किताबें पढ़ ली, गन्ना क्यों नहीं होगा? ऐसा ही। गन्ना नहीं उगेगा जब तक गन्ने का मैं बीज नहीं डालूंगा। तो अच्छी पॉलिटिक्स नहीं स्टार्ट होगी जब तक अच्छे लोग घरों से बाहर निकलकर इसका पार्ट नहीं बनेंगे। तो मेरे आपके तवस्सुत से, आपके कैमरे के तवस्सुत से उन लोगों से अपील है, देखें आगे बल्दियात का आ रहा है 2 रन करीब है इंशाल्लाह ताला, कोर्ट में भी गए हुए, तो निकलें अच्छे किरदार वाले लोग, अपनी गलियों के अंदर से निकालें, यूसीओ में से निकालें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आप सब मिलकर अब खड़े हों, बदकिरदार लोगों के पीछे ना जाएं, लोकल लीडरशिप जनरेट करें और उस लीडरशिप को इंशाल्लाह ताला, आपको ये हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, हमारे पास आए, कोई आप समझते हैं कि हमसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो काम कर सकता है शहर के लिए, हमें बताएं, हम अपनी सियासी पार्टी बंद करेंगे, हम भी उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। हमें कोई सियासत का शौक नहीं है, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ सके, इनकलाब आ सके, मेरे बच्चों के साथ जो इस वक्त हालात हैं वो बदल सके, ना सिर्फ कराची के लिए, कश्मीर तक, सिंध भर के बच्चों के लिए। देखें, जो इस वक्त आपके साथ कराची के साथ बुरा कर रहा है ना, वो सिंधी नहीं कर रहा, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। सिंधी हमारा भाई है, सिंधी के साथ भी बुरा हो रहा है इस वक्त। इसी तरह एमक्यूएम ने अपना किरदार अदा किया 35 साल पहले स्कूल अच्छे थे। मैं यानी शायद हूँ कि जिस तरह सेक्टर यूनिट ऑफिस इस वक्त बच्चों को पास करवाते थे, मैट्रिक के इम्तिहानों में पर्चे पास करवाए जाते थे, सेक्टर इंचार्ज का फोन चला जाता था, प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं होती थी जहाँ सेंटर पड़ा होगा वहाँ बच्चा पेपर पास ना करे। तो आपने तो अपनी जनरेशन तबाह कर दी। आज जो जहालत के अंधेरे में बच्चे डूबे हुए हैं, वो सिर्फ 30-35 साल की बर्बादी है। ये सारी सियासी पार्टियां जो वजूद में आई हैं 5-6, जो लासानियत के नाम पर बनी है। किसी ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर नून लीग बना ली, किसी ने टॉप अग्जाम अदे कानून का नारा लगाकर एनपी बना ली, किसी ने महाजरों का नाम लगा कर एमक्यूएम बना ली। तो इसी तरह की जब पार्टियां वजूद में आएंगी तो इस तरह का माशरा डेवलप हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते अच्छे लोग जो समझदार हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको काली स्याही से ना लिखे और कब्र में उतारे जाने के बाद उनका हिसाब ना हो, उनसे पूछताछ ना हो, अपना किरदार अदा करें। देखिए, आपने क्रिकेट की बात की थोड़ी देर पहले, आजकल पीएसएल भी चल रहा है। तो आप क्रिकेट में क्या होता है कि क्रिकेट में कोई बहुत जबरदस्त ट्राई करता है ना कैच की, और वो कैच नहीं भी ले पाता लेकिन उसकी ट्राई बेहतरीन होती, तो आप कहते हैं वेल ट्राई, बिल्कुल सही, वेल ट्राई। तो आपने वेल ट्राई करनी है पब्लिक ने बाहर निकल कर, फिर ताकि अल्लाह ताला के पास जब जाएं तो अल्लाह कहें वेल ट्राई। हाँ, कोशिश तुमने कोशिश करनी है, वेल ट्राई वाली कोशिश करनी है। तो वेल ट्राई की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो इसी तरह बदकिरदार लोग हम पर मजीद मुसल्लत होते रहेंगे। हमें खुद इसके लिए आवाज, मैं यासिर भाई इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूँ आपसे। देखिए, एक चीज़ तो आप एक बीज लगाते हैं ना, ये किसान एक फसल लगाता है, तो फसल लगाने के बाद जो है वो घर बैठना नहीं होता। एग्जैक्टली,
समझ रहे हैं ना आप? ऐसा ही। अगर आप एक बीज लगा देंगे और उसके बाद घर बैठ जाएंगे या फसल लगा देंगे तो उसे चिड़िया चुग जाएंगी। ऐसा ही। किसान एक बीज बोता है, एक फसल लगाता है और फिर मुसलसल उसकी राखी देखभाल करता करता है। ऐसा ही है, दुरुस्त कहा। जब वो मुसलसल उसकी देखभाल करता है उसके बाद कहीं जाके वो फसल लहलहाती है, वो उसकी कीड़ों मकोड़ों से, परिंदों से, तमाम की तमाम चीज़ों से मुकम्मल देखभाल करने के बाद वो नशोनुमा पाती है और वो सामने आती है, जिसके बाद हमें वो अनाज मैसर होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अगर हमने कोई तनावर दरख्त लगाना है और हमने एक बीज बोया है, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, या वो आम का पौधा हो, या वो अमरूद का दरख्त हो, बिल्कुल ठीक है। उसे तनावर दरख्त बनने तक हमें मुकम्मल तौर पर उसकी देखभाल करनी होगी। जी। असल सूरत हाल यहाँ पर यह है कि देखभाल करने वाले जो इदारे हैं वो इदारे जो है वो नाअहल हो चुके हैं। ठीक है ना? दूसरी एक और मैं गुजारिश करूंगा यासिर भाई, थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ बातों से इख्तलाफ रहता है। जी जी। देखिए, हर चीज़ को पोलिटिसाइज ना करें, ना किया जाए। ठीक है ना? हर चीज़ को सियासी नज़र से ना देखें। 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा है वो बाद में दहशतगर्द बनेगा या वो नशेई बन जाएगा या क्या होगा, हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। वो कुछ भी नहीं बनेगा, वो दहशतगर्द भी नहीं बनेगा, वो नशे की लत में मुब्तला नहीं होगा। लेकिन जनाब आप ये सोचिए कि आपके मुल्क में आइंदा आने वाले 10 से 15 साल में 2.5 करोड़ एक ऐसा नौजवान आने वाला है जिसकी स्किल पावर ही नहीं होगी कुछ भी। एग्जैक्टली। तो वो माशरे में अपना फाल किरदार कैसे अदा और करेगा? इवेंचुअली वोटर भी आपका वही जी, बनेगा वही ना। आपका वोटर है। नतीजा क्या निकलेगा कि वो, अब आप कह रहे हैं ना कि जो है ना वो लोगों को सिलेक्शन में जो है वो आसानी होनी चाहिए और आप सही लोगों को सिलेक्ट करें। जिस शख्स के पास शऊर ही नहीं है वो कैसे लोगों को सिलेक्ट करेगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है वो हर चीज़ को पोलिटिसाइज ना करें, सियासी नज़र से ना देखें। इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे 1-2 मरतबा गुजारिश की, आपकी बहुत मोहब्बत है यासिर भाई, आप हमें बुलाते हैं और आपका शो जो है, देखिए K21 आपका चैनल अपनी जगह पर है और आपकी अपनी ज़ात अपनी जगह पर है। मोहब्बत है। ठीक है ना? लोग जो है वो आपके शो को देखते हैं, जी। खुलूस से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, क्योंकि आप आवाम की बात करते हैं, बिल्कुल। निचले तबके की बात करते हैं, छोटे लोगों की बात करते हैं और उनके मौज़ूआत पर आप प्रोग्राम करते हैं। असल चीज़ सोचने की ये है कि आप और दीगर मीडिया पर्सन जो है, आप तो कर ही रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप और लोगों को भी कन्वेंस करें, गाइड करें कि यार हम लोगों को जो है वो शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सिर्फ टकराव पे सियासत ना ना लगाएं। सिखाएं, सियासत ना सिखाएं। सिर्फ सियासत ना सिखाएं, हम उनको कुछ और जानिब भी लेकर जाएं। कोई हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्रामात इस तरह के भी कर लें कि जिसमें हम जदीद दौर की और जो है वो जदीद दुनिया की जो मुख्तलिफ हवालों से तरक्कियाँ हैं और मुख्तलिफ हवालों से जो कामयाबियाँ हैं वो अपने नौजवानों को अपनी यूथ के क्या सामने अच्छी बात लेकर है आएँ। होना। तो ये मैं यकीनन इसका बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन जब हम खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अब भाइयों भाई के मुस्कुरा रहे हैं, मीडिया से इनका भी बड़ा पुराना ताल्लुक है, वो समझते हैं कि जो हालात इस वक्त हैं उसमें सबके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों को अच्छी चीज़ दिखाएं, उसकी आदत डालें, क्योंकि अब हम मजबूर हैं, हमारे साथ भी जो कंडीशंस लगी हुई हैं उसके तहत ना चाहते वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तो मजबूर हैं। बात अपनी नहीं, एक मुख्तसर। वो है ना, वो कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, सही है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं होता। जी देखें यासिर भाई, बेसिकली पेट भरा हो ना बंदे को फिर मस्ती सूझती है। ऐसा जब ही। बंदे का पेट खाली है हो ना तो उसको मस्ती नहीं नहीं सूझती। सूझती। उसको सिर्फ ये सूझता है कि आज वो किस तरह जाकर कमाएगा ऐसा ही। और घर में अपने बच्चों के लिए जो फाके पे या एक वक्त की रोटी मैसर नहीं हो रही तो उस तरफ जाएगा। देखिए, सियासत कोई गुनाह नहीं है, सियासत है इबादत है। सियासत का क्या मकसद है? सियासत अगर हमारे मुल्क में लोग उसको गलत वे में लेके जा रहे हैं तो सियासत तो बेसिकली आप हकूकुल बात, अगर किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मदीने के अंदर एक औरत थी, बदकार थी, उसने कुएं के गिर्द से उसका चक्कर लगा और उसने एक अल्लाह की मखलूक कुत्ते को अपने जूते में पानी पिलाई तो अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श के उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी। तो सियासत अगर आपकी पॉजिटिव हो और ऐन इबादत के मुताबिक हो और हकूकुल बात के मुताबिक हो तो आप अल्लाह की मखलूक, इस वक्त मेरी कराची की अवाम आदि से ज़्यादा 90% प्यासी है, जहाँ पे पानी नहीं है पीने का। आप अगर इस खिदमत के जज्बे से उन अल्लाह की अशरफुल मखलूक़ात के 2 घरों में आपके तवस्सुत से पानी पहुँचता है तो अल्लाह ताला उस कुत्ते को पानी पिलाने पे उस औरत को बख्श सकता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं बख्शेगा? सियासत है नहीं, इबादत है। सियासत को उस तरह ना लें, लेकिन सियासत ही
आपकी वो वाहिद रास्ता है कि आपके जब तक इसमें अच्छे लोग नहीं आएंगे, इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। और जब पेट भरेगा तो बंदा दूसरी तरफ सोचेगा, जब बंदे का पेट ही नहीं भरेगा तो ज़ाहिर है बंदा फिर रास्तों की तरफ जाएगा ना, कमाई के गलत किस्म के, ना उसके पास कोई हुनर होगा ना कुछ होगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा माशरे के अंदर, फिर कोई इस तरह की फिरौनियत कायम होगी। आपकी जो नाउज़बिल्लाह में दुनिया में जो इस वक्त सर्वे आया है, जितने तकरीबन खुदकश आपके जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल में, उसमें 90% पैसों पे बिके हैं, ऐसा ही 99% पैसों पे बिके हैं। पैसों में तो पैसों पे जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसी मजबूरी के तहत हो ऐसा रहे ही हैं है, ना। बिल्कुल आप ऐसा ही तो फिर कोई भी आगे कल इस्तेमाल करेगा। वजीरिस्तान के अंदर क्या होता रहा है, Exactly. आपके बॉर्डरों पे बलूचिस्तान के अंदर क्या होता रहा है, रॉ का इन्फ्लुएंस कराची में क्यों कायम दायम रहा है, सब पैसे की वजह से रहा बिल्कुल है। ऐसा अगर आपकी कौम खुशहाल हो जाएगी, आपके मुल्क में सारी चीज़ें मुयसर हो जाएंगी, तो फिर ये बदकिरदारी खत्म हो जाएगी। नहीं हो सकेगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, ये गुफ्तगू तो ऐसी है कि इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं, यकीनन दिल भी बड़ा करता है, लेकिन अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर एक नशस्त रखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद इफ्तिखार गज़ाली साहब का। गज़ाली भाई, थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया जनाब हुमायूं उस्मान राजपूत साहब, उनका हैं तो सियासी वर्कर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि खुलकर बात करते हैं और सच्ची बात करते हैं, किसी सियासी जमात या तंजीम के हवाले से नहीं, जो कि इस वक्त राइज निज़ाम है, इसके ऊपर बात की जाए, खामियों की निशानदेही की जाए और उसको ठीक किस तरह करना है, इसके हवाले से बात। बहुत शुक्रगुजार मेहमानों का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। सुबह के वक्त कोशिश करते हैं कि जी ऐसे मौज़ूआत हों, मामलात हों जिसके ऊपर गुफ्तगू करें आवाम से जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ है, बजाय इसके कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सेनेट के अंदर जो कुछ हो रहा है, सियासी जोड़ तोड़ हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था कि इतवार का दिन था, लोग घरों से निकल कर आए में और एक सियासी रहनुमा तकरीर कर रही थी, उनके पीछे खड़े हुए थे। सोचा कि ये इतवार का दिन एक होता है, लोग अमूमन इसको तरजीह देते हैं कि घर वालों के साथ जो है वक्त गुजारा जाए, सियासी जलसों का हिस्सा बन रहा है। वो ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उम्मीद रखे हुए हैं कि शायद ये लोग जो है वो हमारी हालत बेहतर करेंगे, लेकिन सोचना हमें होगा कि क्या ये लोग हमारी हालत बेहतर कर सकते हैं, फ़ैसला हमने करना है। इसी बात के साथ जो है इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।